तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे उस कमाल के कैमरे से जो हम सबके पास है, हमारी अपनी आंखें। और फिर देखेंगे कि कैसे यही रोशनी हमारे आसपास की दुनिया को इतने सारे रंगों से भर देती है। मेरे पास ये कुछ कमाल के नोट्स हैं, आइए मिलकर इन्हें समझते हैं। तो देखिए, हमारा आज का सफर इन 4 हिस्सों में होगा। सबसे पहले हम आंख की बनावट को समझेंगे, फिर उसमें आने वाली आम दिक्कतों और उनके इलाज के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम प्रिज्म के जरिए प्रकाश के रंगों को अलग करके देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है और तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। यहाँ हम बात करेंगे उस कुदरती अजूबे की जिससे हम इस दुनिया को देख पाते हैं, यानी हमारी अपनी आंखों की। हमारी आंख, आप जानते हैं, एक बहुत ही हाई टेक कैमरे की तरह है। रोशनी सबसे पहले कॉर्निया से अंदर आती है, फिर आइरिस पुतली के साइज को कंट्रोल करता है, ये तय करने के लिए कि कितनी लाइट अंदर जाए। इसके बाद आता है लेंस, जो रोशनी को सीधा रेटिना पर फोकस करता है, जो कि एक स्क्रीन की तरह है। फिर रेटिना इन लाइट सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे दिमाग तक भेजता है और तब जाके हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। अब हमारी आंख की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसकी समंजन क्षमता, यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसका मतलब है कि आंख का लेंस पास और दूर की चीज़ों को देखने के लिए अपनी फोकल लेंथ को खुद ही एडजस्ट कर लेता है। एक हेल्दी आंख के लिए सबसे पास का पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और सबसे दूर का, खैर वो तो अनंत है। तो ये ऑटो फोकस सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब हमें पास की कोई चीज़ देखनी होती है तो सिलियरी मसल सिकुड़कर लेंस को मोटा कर देती हैं, जिससे फोकल लेंथ कम हो जाती है। और जब हम दूर देखते हैं तो यही मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, लेंस पतला हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन देखिए, कभी-कभी यह बेहतरीन सिस्टम भी एकदम परफेक्टली काम नहीं कर पाता। तो अब बात करते हैं आंखों की कुछ आम समस्याओं की और जानेंगे कि उन्हें ठीक कैसे किया जाता है। सबसे पहला है मायोपिया, जिसे हम आम भाषा में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की धुंधली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमेज रेटिना पर बनने के बजाय उसके थोड़ा सा आगे ही बन जाती है। इसकी वजह या तो लेंस का ज्यादा कर्व होना हो सकता है या फिर आईबॉल का थोड़ा लंबा हो जा। अच्छा, तो अब इस डायग्राम से समझते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाता है। बाईं तरफ देखिए, प्रॉब्लम साफ दिख रही है। लाइट रेज रेटिना से पहले ही मिल रही हैं। अब दाईं तरफ देखें, यहाँ इलाज भी है। आंख के आगे बस एक अवतल यानी कि कॉन्केव लेंस लगा दिया। ये लेंस क्या करता है? ये लाइट को अंदर जाने से पहले थोड़ा फैला देता है। इसका फायदा ये होता है कि अब जब आंख का लेंस उसे फोकस करता है तो वो एकदम परफेक्ट जगह यानी रेटिना पर जाकर मिलती है। कितना सिंपल और जीनियस सोल्यूशन है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष। ये मायोपिया का ठीक उल्टा है। इसमें दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं, पर पास की चीजें जैसे कि किताब पढ़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ इमेज रेटिना के पीछे बनती है। वजह लेंस की फोकल लेंथ का ज्यादा होना या आईबॉल का साइज थोड़ा छोटा होना। और इसका भी समाधान देखते हैं। बाईं तरफ वाले डायग्राम में देखिए, लाइट रेज रेटिना के भी पार जाके फोकस हो रही हैं। और अब दाईं ओर, यहाँ एक उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये लेंस लाइट रेज को थोड़ा पहले से ही कन्वर्ज करना शुरू कर देता है, जिससे आंखों के लेंस को मदद मिलती है और इमेज ठीक रेटिना पर बन जाती है। और बस पास की चीजें भी एकदम क्लियर दिखने लगती। अब देखिए, इन नोट्स में एक बहुत ही बढ़िया चीज मिली। इसे याद रखने की एक आसान सी ट्रिक। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ये छोटी छोटी ट्रिक्स पढ़ने को कितना आसान बना देती हैं। उम्र बढ़ने के साथ भी 2 और आम दिक्कतें आती हैं। एक है प्रेसबायोपिया, जिसमें पास का देखने में मुश्किल होती है और इसके लिए बाइफोकल लेंस इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा है मोतियाबिंद, जिसमें आंख का लेंस ही क्लाउडी हो जाता है, जिसे फिर सर्जरी से बदलना पड़ता है। ठीक है, तो अब आंखों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और खुद रोशनी के नेचर को समझते हैं। और इसकी शुरुआत करने के लिए प्रिज्म से बेहतर और क्या हो सकता है भला? जब भी लाइट की कोई रे एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो 2 बार बेंड होती है, एक बार अंदर जाते हुए और एक बार बाहर आते हुए। और ये हमेशा प्रिज्म के मोटे हिस्से यानी उसके बेस की तरफ मुड़ती है। लेकिन
असली मजा तो तब आता है जब हम ये देखते हैं कि हर रंग थोड़ा अलग एंगल पर मुड़ता है। और बस इसी वजह से हमें डिस्पर्जन यानी विक्षेपण का ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। जब सफ़ेद रोशनी प्रिज्म से निकलती है तो वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है। विबग्योर यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है और लाल रंग सबसे कम। ये साबित करने के लिए कि ये रंग प्रिज्म नहीं बनाता बल्कि ये तो रोशनी में पहले से ही मौजूद होते हैं, महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने एक बड़ा ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक प्रिज्म से निकले उन 7 रंगों को एक दूसरे उल्टे रखे प्रिज्म से गुजारा और जानते हैं क्या हुआ? दूसरी तरफ से फिर से सफेद रोशनी बाहर आ गई। अच्छा, तो अब जब हम लाइट के बिखरने और मुड़ने के ये नियम समझ गए हैं, तो चलिए इन्हें अपने चारों ओर होने वाली कुछ जादुई घटनाओं पर लागू करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंद्रधनुष की। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं होता बल्कि ये फिजिक्स का एक जीता जागता उदाहरण है। इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश की बूंदों के अंदर 3 चीजें एक साथ होती हैं: विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन। जरा इस डायग्राम को देखिए। जब सूरज की रोशनी बारिश की एक बूंद के अंदर जाती है तो वो मुड़ती है और रंगों में बिखर जाती है। फिर ये बूंद के अंदर पीछे की सतह से टकराकर वापस लौटती है, जिसे परावर्तन कहते हैं। और जब ये बूंद से बाहर निकलती है तो एक बार फिर मुड़ती है और रंग और भी ज्यादा फैल जाते हैं। और जब लाखों बूंदें एक साथ ऐसा करती हैं तब जाकर हमें वो खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई देता है। हमारा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल भी एक बहुत बड़े लेंस की तरह काम करता है। ये भी रोशनी को मोड़ता है। इसी वजह से रात में तारे हमें अपनी असली जगह से थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि सूरज असल में उगने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखने लगता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी जरूर सोचा होगा, है ना, कि रात के आसमान में तारे तो टिमटिमाते हैं पर ग्रह जैसे कि शुक्र या मंगल एक जैसी स्थिर रोशनी क्यों देते हैं? इसका जवाब छिपा है दूरी में। तारे हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि वो हमें बस एक रोशनी के बिंदु की तरह लगते हैं। तो जब उनकी लाइट हमारे वायुमंडल की अलग अलग परतों से गुजरती है तो उसका रास्ता लगातार बदलता रहता है और हमें लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। वहीं ग्रह हमारे बहुत करीब हैं, इसलिए वो एक बड़े सोर्स की तरह हैं। उन पर वायुमंडल का असर एवरेज आउट हो जाता है और वो हमें स्थिर दिखते हैं। और हाँ, एक और मजेदार बात, अगर हमारा ये वायुमंडल होता ही नहीं तो दिन में भी आसमान काला ही दिखता, ठीक वैसा ही जैसा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस से दिखता है। हमें जो ये नीला आसमान दिखता है ना, वो हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों से सूरज की रोशनी के बिखरने की वजह से है। इसे टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है, जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ता है कि रोशनी के बिखरने का वही एक सिद्धांत ये कैसे समझाता है कि दिन में आसमान नीला क्यों है और सूरज उगते या डूबते समय लाल या नारंगी क्यों हो जाता है। जरा इसके बारे में सोचिएगा।